नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो दूरी के मापन की दो विधियां थी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। वैसे तुमने अप्रत्यक्ष ही पढ़ी है क्योंकि प्रत्यक्ष में पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। प्रत्यक्ष विधि का मतलब है किसी भी मशीनरी की सहायता से आप दूरी को माप सको, तो वो तो हमें आता ही है। अप्रत्यक्ष विधि एक नया पार्ट था कि किस तरीके से जब हम फीते या स्केल की या मशीनरी की मदद नहीं ले पाए फिर भी बहुत बड़ी बड़ी दूरियां कैसे नापी जा सकती है, तो वो थी लंबन विधि और प्रतिध्वनि विधि। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने दूरी का मूल मात्रक पढ़ा था मीटर। दूरी का मूल मात्रक मीटर, तो ये तो था दूरी का मूल मात्रक जब अपन ने 7 भौतिक राशियां पढ़ी थी। बट दूरी का मूल मात्रक मीटर है, लेकिन दूरी का मात्रक मीटर ही है ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं। दूरी के बहुत सारे मात्रक हैं। हुआ यूं, शुरुआत में मैंने आपको ये बताया, जैसे कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो कई बार तो हमें 1 मीटर की स्केल मिलती है, कई बार हमें एक डंडा मिलता है कि 1 मीटर लंबा है, उसी से नाप नाप के कपड़ा देता है। उसमें कुछ भी बीच में मेंशंस नहीं होते। जैसे आप अपनी स्केल लेते हो 0 से 15 सेंटीमीटर की, तो ऐसा थोड़ी कि पहला 0 है बाद में 15 है। जैसे मान लो ये आपकी स्केल है कि यहाँ 0 है और यहाँ 15 सेंटीमीटर है, ऐसा थोड़ी होता है। बीच में भी होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और 0 से 1 के बीच में भी छोटी छोटी काफी लाइनें होती है। तो हुआ यूं कि शुरुआत में मीटर के बारे में बताया गया कि आज से ये दूरी 1 मीटर है, जो हमने अंतरराष्ट्रीय परिभाषा पढ़ी थी क्रिप्टॉन तत्व का यूज करके। फिर बाद में लोगों को ऐसा कहते हैं ना कि विज्ञान क्या है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो लोगों को ये लगा कि भाई अगर कोई दूरी 1 मीटर नहीं है, उससे कम है, तो वो एग्जैक्ट कैसे नापें। 1 मीटर तो ये है, बट 1 मीटर से कम हो गई तो, या बहुत ज्यादा है तो कितनी बार रिपीट करेंगे। तो उसके लिए फिर क्या किया, 1 मीटर को 100 भागों में बांटा, उसको नाम दे दिया 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अब इस तरीके से मैं कुछ आपको छोटी दूरियां बता रहा हूं। 1 सेंटीमीटर, इसमें होते हैं 10 की घात -2 मीटर। स्वाभाविक सी बात है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। मैं इसको लिख सकता हूं, आपको बता रहा हूं ये कैसे आया है। 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की घात 2, और 100 सेंटीमीटर को मैंने क्या लिखा है, 10 की घात 2 गुणा 1 सेंटीमीटर। तो बात तो यही होगी ना, 100 सेंटीमीटर। इस 10 की घात 2 को मैंने कहाँ डाल दिया, बटा में। गुणा की चीज भाग में आती है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर गुणा, जब नीचे से संख्या ऊपर जाती है तो घात क्या हो जाती है, घात का चिन्ह बदल जाता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर गुणा 10 की घात -2। तो कुल मिलाकर ये आ गया ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। तो जो मीटर वाली स्केल थी उसको बराबर बराबर कितने भागों में बांटा, 100 भागों में। 1 मीटर लंबी स्केल को बराबर बराबर कितने भागों में बांट दिया, 100 में। तो एक छोटा भाग क्या कहलाया, 1 सेंटीमीटर। फिर जरूरत पड़ेगी भाई हमें जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है 0 और 1 के बीच में और छोटे मान चाहिए, तो फिर उसको 10 और भागों में बांट दिया, जिसको हम क्या बोल देते हैं, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 10 की घात -3 मीटर के। 10 भाग और कर दिए। उसके बाद में आता है 1 माइक्रोमीटर, और छोटे भाग किए, 10 की घात -6 मीटर। उसके बाद आता है 1 नैनोमीटर, 10 की पावर -9 मीटर। अगला आता है 1 एंगस्ट्रॉम, इसको ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर एक छोटा सा नॉड, 10 की पावर -10 मीटर। 1 पिकोमीटर, 10 की पावर -12 मीटर। 1 एक्सरे, ये भी दूरी का मात्रक है, 10 की पावर -13 मीटर। 1 फर्मी, 10 की पावर -15 मीटर। तो यहां तक इतनी छोटी दूरियां वैज्ञानिक नाप चुके हैं। आप देखो, आपकी जो स्केल में जो 1 सेंटीमीटर के अंदर छोटी वाली 10 लाइनें आती है, उन
छोटी छोटी लाइनों के बीच की कितनी दूरी होती है, वो यहाँ तक ही है। उसके बाद इतने भाग, तो ये आप सोचो कितनी छोटी डिस्टेंस होगी, मतलब पॉइंट के आगे 15 जीरो, 10⁻⁻15 मीटर ये नाभिक की त्रिज्या होती है। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था नाभिक की त्रिज्या। ये दूरी की छोटे मात्रक है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई तो ये आपको ध्यान रखना है। मिली में कितने मीटर होते हैं, माइक्रो में कितने मीटर होते हैं, नैनो में कितने होते हैं, एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, फीको में कितने होते हैं, फर्मी में कितने होते हैं। ये आज तक की नापी की सबसे छोटी दूरी है। हालांकि कुछ किताबों में आगे ऑक्टो, हेप्टो इस तरीके से भी नाम दिए गए हैं, पर प्रैक्टिकली आज तक की नापी की सबसे छोटी दूरी ये है, नाभिक की त्रिज्या। ये तो बात हुई छोटी दूरियों की। फिर आवश्यकता पड़ी बड़ी दूरियों की। तो मीटर से बड़ा अपने को क्या पता होता है, किलोमीटर। किलोमीटर से भी बड़े मान हैं, जैसे कि एक खगोलीय मात्रक, इसको बोलते हैं 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक खगोलीय मात्रक होता है 1 AU बराबर 9.46, सॉरी ये होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। देखो यहाँ और यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये माइनस में मतलब छोटे मान है, ये प्लस में मतलब बड़े मान है। तो 1 AU बराबर 1.5 10⁻11 मीटर, ये बड़ा मात्रक है दूरी का। इसी प्रकार होता है 1 प्रकाश वर्ष, इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये दूरी का और बड़ा मात्रक। एक होता है 1 पारसेक, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। कई बार प्रश्न आता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक। ये होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो इतने सारे मात्रक हैं। दूरी का मूल मात्रक तो कहां से शुरू हुआ था, मीटर से। इसके अलावा जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई ये मात्रक बनते गए। तो ये दूरी के छोटे मात्रक, ये दूरियों के बड़े मात्रक। तो ये अपना मेन कंसेप्ट था, दूरी का मापन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियां और दूरियों के मात्रक। इसके बाद आता है द्रव्यमान का मापन। वैसे तो द्रव्यमान का मापन कैसे किया जाता है भाई, तराजू से। अभी आप बाजार में कोई सब्जी लेने जाते हो या कोई भी चीज, आप अपना खुद का वेट भी तोलते हो तो वेटिंग मशीन होती है, उस पर खड़े हो जाते हो तो वेट आ जाता है। तराजू से तोल, कोई भी मशीन तोल लेते हैं। पहाड़ को तोलो, जैसे मैंने कहा ना 2 ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करो फीता लेके, तो नहीं हुई, तो हमने अप्रत्यक्ष विधि काम में ली। अब मैंने कहा एक पहाड़ पड़ा है बड़ा सा, वेट करो, कैसे तोलोगे, तराजू से नहीं तोल सकते, तो वहां फिर अप्रत्यक्ष विधि काम में लेते हैं। तो द्रव्यमान के मापन में जो अप्रत्यक्ष विधि है, द्रव्यमान मापन की, तो द्रव्यमान के मापन की जो अप्रत्यक्ष विधि है वो बेसिकली थ्योरी है। ध्यान से समझिएगा। जड़त्व एक वर्ड आता है, इनर्शिया। गैलीलियो ने ये शब्द बताया था, वैज्ञानिक। हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे 5वें चैप्टर में, न्यूटन्स के लॉ में, इनर्शिया। किसी भी वस्तु के जड़त्व से उसका द्रव्यमान मापा जा सकता है। वापस सुनिएगा लाइन को, किसी भी वस्तु के जड़त्व से उसके द्रव्यमान को मापा जा सकता है। अब जड़त्व है क्या? जड़त्व की परिभाषा होती है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति में परिवर्तन के प्रति विरोध करना। सुनिएगा, स्थिति में परिवर्तन के प्रति विरोध, ये कहलाता है जड़त्व। शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा लिखिए, स्थिति में परिवर्तन के प्रति विरोध। प्रकृति में हर वस्तु ये चाहती है कि मैं जिस कंडीशन में हूं उसी कंडीशन में हमेशा रहूं। मैं खड़ा हूं तो मैं खड़ा ही रहूं। मैं सजीवों की बात इसमें नहीं कर रहा, क्योंकि सजीव तो अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं। मैं खड़ा हूं, बोर हो गया, उधर चला गया, बैठा बैठा बोर हो गया, घूमने लग गया, घूम घूम के बोर हो गया, बैठ गया। बट मैं बात कर रहा हूं निर्जीव वस्तुओं की। जैसे मान लो कि आपके पास कोई कुर्सी पड़ी है। अब कुर्सी कभी बोर होती है क्या?
क्या बोर हो गई पड़ी पड़ी, अपने आप आंखें खिसक गई? नहीं। तो प्रकृति में हर वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। वो चाहती है अगर मैं स्थिर पड़ी हूं तो स्थिर पड़ी रहूं, और अगर कोई गतिशील है, पृथ्वी इतने वर्षों से घूम रही है अपनी अक्ष पर, बोर हुई क्या कि रुक जाती हूँ थोड़ी देर रेस्ट ले लेती हूँ? नहीं। तो जो वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहने का प्रयास करती है। अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहने का प्रयास करेगी, अगर वो गतिशील है तो वो लगातार चाहेगी मैं गति करती रहूं उसी वेग से। अब अगर आपको उसकी स्थिति में परिवर्तन करना है तो आपको बाहर से बल लगाना पड़ेगा। आपको टेबल को एक जगह से दूसरी जगह लगाना तो अपने आप नहीं जाएगी, आप बल लगाओगे टेबल पे। किसी घूमती हुई चीज को आपको घूमती हुई चीज को आपको रोकना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसके घूमने की विपरीत दिशा में। जैसे पहिया घूमते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या करता है, पहिए की घूमने की विपरीत दिशा में फोर्स लगाता है तो ब्रेक लगता है। वस्तु अपने आप कभी अपनी स्थिति नहीं बदलती है, और वस्तु के इसी गुण को अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व। अपनी स्थिति में परिवर्तन होगा तो विरोध करेगी। अच्छा, ऐसा नहीं कि जब आप उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हो तो आराम से हो जाएगा, नहीं। आप जब किसी स्थिर वस्तु को गति देने की कोशिश करोगे या किसी गतिशील वस्तु को स्थिर करने की कोशिश करोगे तब भी वो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी। आप चाहते हो कि स्थिर वस्तु गतिशील हो जाए तो आपको बल लगाना पड़ेगा। आप चाहते हो कि गतिशील वस्तु स्थिर हो जाए तो भी आपको बल लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बल लगाया और स्थिर वस्तु गतिशील हो गई, या आपने बल लगाया और गतिशील वस्तु रुक गई। उस बल में भी अलग अलग स्थितियां हैं। आप स्थिर वस्तु को गतिशील करना चाह रहे हो, आपने उस पर बल लगाया, लेकिन वस्तु फिर भी आपके बल का विरोध करेगी कि नहीं मैं तो नहीं होंगी। तो कहा और बल लगाया आपने, अभी भी वो नहीं हुई, और बल लगाया अभी भी नहीं हुई, और बल लगाया अब हो गई। तो इतनी देर क्यों नहीं हो रही थी? आपको बल लगातार बढ़ाना क्यों पड़ा? क्योंकि तब तक वो आपकी बल का विरोध कर रही थी। जैसे नॉर्मल सी टेबल है, आपने थोड़ा सा बल लगाया वो नहीं खसकी, थोड़ा और बल लगाया नहीं खसकी, और लगाया नहीं खसकी, जोर से खींचा खिसक गई। अरे तो जब आपने जोर से खींचा तो खिसकी तो, लेकिन जब पहले आप बल लगा रहे थे, लगा तो रहे थे ना, तो तब क्यों नहीं खसकी? क्योंकि वो अभी भी अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रही है। आपके बल लगाने का वो विरोध कर रही है। जैसे मैं इसको उधर धक्का देने की कोशिश करूं तो ये वापस मुझ पर बल लगाएगी मेरे बल की विपरीत दिशा में, और जब तक ये लगाती रहेगी जब तक इसका जड़त्व ज्यादा है। तो जड़त्व डिपेंड करता है द्रव्यमान पर। उदाहरण के लिए अगर कोई चींटी मेरे को धक्का देने की, या कोई छोटा सा बच्चा मेरे को धक्का देने की कोशिश कर रहा है, वो तो अपनी तरफ से पूरा बल लगा रहा है कि मैं गिरा दूं, लेकिन मैं नहीं गिरा क्योंकि मेरा द्रव्यमान ज्यादा है। अगर वो बल लगातार बढ़ाता जाए, कोई बड़ा आदमी आके मेरे को धक्का दे तो मैं गिर जाऊंगा। तो आप नोट करो, जिसका द्रव्यमान कम होता है उसकी स्थिति आसानी से बदल जाती है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसकी स्थिति आसानी से नहीं बदलती। जैसे कागज पड़ा है, थोड़ी सी हवा चली, कागज इधर से उधर। पत्थर पड़ा है, सेम हवा चली, पत्थर तो नहीं हिला, हवा तो सेम, मतलब फोर्स तो दोनों पर बराबर लगा, बट कागज ने अपनी जगह छोड़ दी, पत्थर ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। क्योंकि कागज का द्रव्यमान कम था तो कागज में जड़त्व का गुण भी कम था। कागज का द्रव्यमान कम था तो उसमें विरोध करने का गुण कम है, तो बल लगा, कागज हिल गया। पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है तो पत्थर में विरोध करने का गुण भी क्या है, ज्यादा है, तो पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला। तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध ज्यादा करेगा उसका द्रव्यमान ज्यादा, और जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कम करेगा उसका द्रव्यमान कम। तो इसीलिए कहते हैं द्रव्यमान का मापन किससे किया जा सकता है, जड़त्व से भी किया जा सकता है। ये द्रव्यमान मापन की क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष विधि। इसके बाद में जो समय का मापन है आपकी किताब में दे रखा होगा, तो उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है समय के मापन में। समय के मापन में कुछ अलग अलग प्रकार की घड़ियां हैं। जैसे एक तो सामान्य घड़ी होती है जो हमारे घरों में लगी, हम टाइम देखते हैं। एक होती है परमाणविक घड़ी, है ना, परमाणविक घड़ी जैसे मैंने आपको बताया था ना, सीजियम में परमाणुओं के कंपनों की संख्या नापती है।
तो परमाणविक घड़ी होती है, क्वार्ट्ज घड़ी होती है, ठीक है ना, जो विद्युत करंट नापने में काम आती है। तो इस प्रकार से 2-3 प्रकार की घड़ियां हैं, अलग अलग सिचुएशंस। घड़ी हमेशा टाइम ही नहीं बताती। मैंने कहा ना परमाणविक घड़ी, परमाणविक घड़ी क्या बताएगी, परमाणुओं की संख्या, कंपनों की संख्या बताएगी। क्वार्ट्ज घड़ी, क्वार्ट्ज कितना आवेश उत्पन्न हुआ वो बताएगी। तो समय के मापन में 2-3 प्रकार की घड़ियां हैं, वो आपके नोट्स में अवेलेबल होगा, आपको पढ़ना है। तो मुख्य यहाँ पर जो अपने को ध्यान रखने वाली बात है वो दूरी का मापन है। दूरी का मापन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। तो ये 3 जो अपनी बेसिक जरूरत है, 3 भौतिक राशियां जो 11th क्लास में बहुत ज्यादा काम आती है। और मैंने आपको बीच में एक शब्द काम में लिया था, विमा। तो विमा में द्रव्यमान, दूरी और समय, इन 3 का ही यूज होता है, और इन तीनों के बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो ये अपने मात्रकों से संबंधित जो भी टॉपिक है वो पूरा होता है, ठीक है ना। इसके बाद में जो अपना टॉपिक शुरू होता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है विमा का, ठीक है ना, जो अपन ने बीच में शब्द काम में भी लिया था कि विमाएं हमें ज्ञात करनी होगी। तो इसके बाद अपन शुरू करेंगे विमा, ठीक है। तो धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास अपन शुरू करेंगे विमा की। धन्यवाद।